नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट ब्रिटेन का संविधान। ये हमारे यूनिट फर्स्ट में आता है और उसमें हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। लेक्चर 32 है हमारा। इसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार, शक्तियाँ एवं कार्य और प्रधानमंत्री पद की स्थिति और महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री इस यंत्र का चालक है। इस कथन की विवेचना कीजिए। एग्जामिन critically the statement that the cabinet in the Britain is steering wheel of ship of the state. British government is the prime ministerial government. Examine it. ब्रिटिश सरकार प्रधानमंत्री सरकार है, परीक्षण कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है और वह संपूर्ण संविधान की आधारशिला है। सर सिडनी लॉ का मत है, सर सिडनी लॉ ये कहते हैं कि संसद में निश्चित बहुमत के रहते इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वह सब कार्य कर सकता है जिसको जर्मनी का सम्राट व अमेरिका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता है। तो ये ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद के महत्व को दर्शाता है। इसके शक्तियों, अधिकारियों, कार्यों की बात करें तो सबसे पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट द्वारा की जाती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है, किंतु वास्तव में मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का ही हाथ होता है और सम्राट के नाम से घोषणा कर दी जाती है। यह ठीक है कि अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करते समय वह अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों व समुदायों को प्रतिनिधित्व और सदस्यों की दक्षता और उनकी समाज सेवा की भावना आदि का ध्यान रखता है, परंतु अंतिम निर्णय उसकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है और इस संबंध में न तो संसद और न ही दलीय कार्यपालिका उसके ऊपर दबाव डालती है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का मार्गदर्शक कहा जाता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसकी कार्यविधि पर उसका नियंत्रण होता है। अपने विभाग से संबंधित किसी महत्वपूर्ण कार्य या विधेयक के संबंध में मंत्री को प्रधानमंत्री की राय व आज्ञा लेनी होती है। यद्यपि सामान्यतया मंत्रिमंडल में कोई निर्णय बहुमत से लिया जाता है, फिर भी प्रधानमंत्री का विचार ही निर्णायक होता है और मंत्रिमंडल उसे अपने निर्णय के रूप में स्वीकार कर लेता है। मंत्रिमंडल का अंत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक मंत्रियों से त्यागपत्र देने के लिए कहे या मंत्रिमंडल का अंत करने के लिए सम्राट से सिफारिशें करे। यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे देता है तो उसके त्यागपत्र के साथ स्वतः ही मंत्रिमंडल का अंत हो जाएगा। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। प्रधानमंत्री को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने मंत्रिमंडल में जब चाहे तब और जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है तथा मंत्रियों के विभागों में हेरफेर कर सकता है। प्रधानमंत्री की इस शक्ति के आधार पर ही हेराल्ड लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। शासन पर नियंत्रण। तो सिद्धांत ब्रिटिश सम्राट शासन प्रमुख है, किंतु व्यवहार में शासन प्रमुख के समस्त अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। वह शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है और विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देता है। महत्वपूर्ण राजकीय पदों जैसे बिशप, राजदूत, न्यायाधीश, विभागाध्यक्ष, उपनिवेशों के गवर्नर जनरल व गवर्नर, स्थायी आयोगों व बोर्डों के मुख्य अधिकारी आदि की नियुक्तियां व्यवहार में प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। विदेशी मामलों का संचालन। विदेश मंत्रालय चाहे प्रधानमंत्री के पास हो या न हो, विदेशी संबंधों के सुचारू संचालन का दायित्व उसी पर है। दूसरे देशों के साथ होने वाले समझौतों पर प्राय प्रधानमंत्री द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रमंडलीय देश में विचार विमर्श के लिए उस समय समय पर उसका सम्मेलन प्रधानमंत्री बुलाता है और उनकी अध्यक्षता स्वयं करता है। लोक सदन का नेतृत्व शासन प्रमुख होने के साथ साथ
प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता भी है। वह अपने मंत्रियों के साथ लोक सदन में व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है। समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श से तैयार किए जाते हैं तथा बजट तैयार करने में उसकी प्रमुख भूमिका रहती है। लोक सदन के स्पीकर और विरोधी पक्ष के नेता से परामर्श कर वह सदन का कार्य विभाजन और कार्यक्रम निश्चित करता है। मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच कड़ी का काम करता है, जो सम्राट का मुख्य परामर्शदाता है। वह मंत्रिमंडल के निश्चयों और शासन संबंधी सूचनाएं सम्राट को भेजता है और सम्राट की प्रतिक्रिया से मंत्रिमंडल को अवगत कराता है। अब यह परंपरा बन गई है कि कोई मंत्री सम्राट से प्रधानमंत्री की सहमति से ही भेंट कर सकता है। राष्ट्र का नायक। वर्तमान समय में ब्रिटेन के आम चुनाव में मुख्य मुद्दा नीतियों का नहीं वरन नेताओं का होता है। यह बात पिछले कुछ दशकों के सभी आम चुनावों के संबंध में कही जा सकती है। जेनिंग्स के शब्दों में, सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन है। डुलमुल मतदाता जो चुनाव परिणाम निश्चित करते हैं, वे न तो किसी दल का समर्थन करते हैं और न किसी नीति का ही, वरन वे एक नेता का समर्थन करते हैं। वित्त पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री का देश के वित्त पर भी नियंत्रण रहता है। यद्यपि वित्त विभाग चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के पास होता है, किंतु वह देश की बजट संबंधी नीतियों तथा करों को प्रधानमंत्री के आदेशानुसार ही लागू करता है। तो वित्त विभाग होता है चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के पास। आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री की शक्ति और बढ़ जाती है। युद्ध, हड़ताल, आर्थिक मंदी आदि जैसी स्थितियों में संसद सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान कर देती है। उदाहरण के लिए द्वितीय महायुद्ध में चर्चिल ने न केवल युद्ध का संचालन को अपने हाथ में ले लिया था, बल्कि ऐसी शक्तियों को प्रयोग किया था जो हिटलर और मुसोलिनी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से किसी रूप में कम नहीं थी। जननायक की भूमिका। प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नेता के रूप में विश्लेषित किया जाता है। वह जनता की इच्छाओं, अपेक्षाओं तथा भावनाओं का प्रतीक होता है। जनता उसे अपना मसीहा मानती है। इस प्रकार डॉक्टर फाइनर के शब्दों में यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान, संसद का नेता, देश में दल का सर्वमान्य नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप होता है। अब हम देख लेते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति एवं महत्व। क्वेश्चन बन सकता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पद की स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। डिस्कस अबाउट पोजीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, या ग्रेट ब्रिटेन के शासन में प्रधानमंत्री के महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, तो इनको हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। मंत्रिमंडल रूपी अक्ष की धुरी। लॉर्ड मार्ले के इस कथन का अभिप्राय है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति है और समूचा मंत्रिमंडल उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। आगे चलकर लॉर्ड मार्ले कहते हैं कि वह समकक्षों में प्रथम की स्थिति में होता है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल अक्ष की धुरी है, ये लॉर्ड मार्ले के द्वारा कहा गया है। समकक्षों में प्रथम मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के संबंध में परंपरागत मत यह रहा है कि वह समकक्षों में प्रधान तथा प्रथम है। लॉर्ड मार्ले के शब्दों में, यद्यपि प्रधानमंत्री तथा उसके सहयोगी सामान्यतः एक समान होते हैं, उनके सभी निश्चय एक मत से किए जाते हैं। वे भाईचारे से मिलकर काम करते हैं। तथापि प्रधानमंत्री की एक विशेष स्थिति होती है और वह अपने समान पद वाले सहयोगियों में प्रमुख होता है। जब तक वह अपने पद पर आसीन रहता है, वह विशेष स्थिति तथा अधिकार सत्ता का प्रयोग करता है। लॉर्ड मार्ले ने अपने इस कथन के समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। स्वयं की नियुक्ति संबंधी विशिष्ट स्थिति। मार्ले ने कहा है कि यद्यपि सम्राट प्रधानमंत्री चुनता है, किंतु उसके चुनाव में वह वास्तविक अधिकार का उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि मतदाताओं की स्पष्ट इच्छा के प्रतिकूल न तो वह उसे नियुक्त कर सकता है और न ही अलग कर सकता है। मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र स्थिति। मार्ले ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को यद्यपि कुछ स्थितियों में अपने सहयोगियों का चुनाव जनता की इच्छा और संसद की स्थिति के अनुकूल करना पड़ता है, परंतु फिर भी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चुनाव करने में उसे काफ़ी स्वतंत्रता होती है और पदों का वितरण करना तो हर हालत में उसी के हाथों में रहता है। विदेशी मामलों में दखल। यद्यपि साधारण परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को अपने क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्रता देता है, परामर्श के अतिरिक्त अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता,
लेकिन विदेश मंत्री के वह निकट संपर्क में रहता है और विदेशी मामलों में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल से अधिक जानकारी रहती है। विभागों के बीच मतभेदों को सुलझाता है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण स्थिति का एक अन्य कारण लॉर्ड मार्ले ने यह बताया है कि प्रधानमंत्री विभागों के बीच के मतभेदों को सुलझाता है, यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर सम्राट की अनुमति से किसी सहयोगी को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री अपने बराबर के सहयोगियों में प्रथम की स्थिति रखता है, लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मार्ले के वाक्यांश समकक्षों में प्रथम को वर्तमान में उपयुक्त नहीं समझा जाता है। समकक्षों में प्रथम से अधिक वर्तमान दृष्टिकोण में यह है कि प्रधानमंत्री की स्थिति समकक्षों में प्रथम से अधिक है। रैमजे मेयर के अनुसार प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहना सर्वथा भ्रममूलक है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अधिपति होता है, उसे जीवन देता है और उसका संहार करता है। वह बहुमत दल का नेतृत्व करता है, उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करता है और लोक सदन का नेतृत्व करता है। इन सब कारणों से अन्य मंत्री उसकी बराबरी नहीं कर सकते। सर विलियम हारकोर्ट ने प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है, परंतु डॉक्टर जेनिंग्स का मत है कि प्रधानमंत्री केवल सामान्य श्रेणी वालों में प्रथम ही नहीं और न केवल नक्षत्रों के बीच चंद्रमा ही है, वह तो सूर्य के समान है जिसके चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं। अधिनायक सर एंथोनी ईडन बटलर, सर एलक डगलस होम और हेराल्ड विल्सन आदि के द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों से निवृत्त होने के बाद जो संस्मरण लिखे गए, उन सभी में इस बात पर बल दिया गया कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था और राजनीति में मंत्रिमंडल के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री के बराबर सत्ता रखने वाला या उसे चुनौती देने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता, और समय के साथ प्रधानमंत्री की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। इस आधार पर वर्तमान में कुछ विद्वान प्रधानमंत्री को अधिनायक भी बताते हैं। प्रधानमंत्री की व्यापक शक्तियों और शासन व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए अनेक विचारकों ने यह मत प्रकट किया है कि वह एक अधिनायक से कम नहीं है। अब परंतु यह मत अगर लिखित कारणों से निराधार साबित होता है। कुछ कारण है जिनके कारण उसको अधिनायक नहीं कहा जा सकता। वो कारण क्या है? पहला यह है कि प्रधानमंत्री के सहयोगियों में एक या अधिक बहुत प्रभावशाली मंत्री प्रधानमंत्री पद के इच्छुक व दावेदार होते हैं। मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री द्वारा सदैव उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री पर संसद के अंदर और बाहर अपने राजनीतिक दल, लोक सदन, लोक सेवाएं, दबाव गुट, प्रेस आदि का प्रभावशाली नियंत्रण रहता है और प्रधानमंत्री द्वारा अत्यधिक मनमानी करने पर उसे पदच्युत या पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को अगले चुनावों में मतदाताओं द्वारा ठुकराए जाने का भय रहता है। प्रधानमंत्री के कार्यों की सदन और उसके बाहर खुले तौर से आलोचना की जा सकती है, जो एक अधिनायकवादी शासन में संभव नहीं है। प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां मौलिक नहीं होती, वरन लोकसभा में उसके दल के बहुमत और दल में उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री संविधान की धुरी है। सर आइवर जेनिंग्स ने अपनी पुस्तक कैबिनेट गवर्नमेंट में लिखा है कि प्रधानमंत्री को सारे संविधान की धुरी कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस संबंध में उन्होंने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। वह अपने दल का नेता होता है। यहाँ दो स्थितियाँ होती है। चूंकि वह हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे बड़े दल का नेता होता है, इसलिए वह सामान्यतः प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, या फिर जैसे ही वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है वैसे ही वह अपने संसदीय दल का नेता चुन लिया जाता है। प्रधानमंत्री अपने दल को बड़ी सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान करता है। चुनाव में बहुत कुछ सफलता उसके व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा और चुनाव संचालन पर निर्भर करती है। हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता जेनिंग्स ने दूसरा तर्क यह दिया उसको धुरी मानने का कि प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता होता है। अंतिम उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का ही होता है। वह मुख्य सचेतक से मिलकर, जिसे हम विप बोलते हैं, विप पार्टी में से एक नेता होता है, सदन में उसको नेता बना दिया जाता है, जो अनुशासन पर ध्यान रखता है अपनी पार्टी के सारे विधायकों और सांसदों पर। तो मुख्य सचेतक से मिलकर सदन की कार्यवाही की व्यवस्था करता है, सदन की कार्यप्रणाली और विरोधी दल को दिए जाने वाला समय निर्धारित करता है, सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने में स्पीकर और सभापति की सहायता करता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष और नीति समन्वयकर्ता। प्रधानमंत्री का तीसरा प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल की अध्यक्षता तथा नीति समन्वयकर्ता की है। इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहली तो है संसद और मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध। ब्रिटिश संसद और मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। लास्की के अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमंडल संसद से अलग नहीं है, अपितु उसका ही एक भाग है। यह शासन के कार्यपालिका विभाग को व्यवस्थापन विभाग से जोड़ने वाला साधन है।
संसद व मंत्रिमंडल के संबंधों को हम निम्न बिंदुओं में प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहला है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए जरूरी है कि वह संसद के सदस्य भी हों। दूसरा, संसद प्रश्न, पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा को भंग करके दोबारा चुनाव करा सकता है। तो ये संसद और मंत्रिमंडल का घनिष्ठ संबंध हो जाता है। उसके बाद है ब्रिटिश मंत्रिमंडल की दूसरी विशेषता, मंत्रिमंडल में उत्तरदायित्व की भावना। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में दो प्रकार का उत्तरदायित्व दिखाई पड़ता है। पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा वैयक्तिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिमंडल के निर्णय एवं कार्यों के लिए सभी मंत्री समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। और वैयक्तिक उत्तरदायित्व, यद्यपि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो भी प्रत्येक मंत्री सार्वजनिक जीवन में अपनाई गई चरित्रहीनता एवं अपने विभाग की अनियमितताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। वास्तव में सामूहिक उत्तरदायित्व की आड़ में किसी मंत्री की निजी भूलों एवं गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। तीसरी विशेषता है ब्रिटिश मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकता व सजातीयता। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, अतः उनमें आपसी मतभेद नहीं पाया जाता है और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। चौथी विशेषता है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल का नेतृत्व। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है तथा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है और बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों की घोषणा करता है। वह राजा और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य करता है। पांचवी विशेषता है राजा और मंत्रिमंडल का विशिष्ट संबंध। राजा और मंत्रिमंडल के आपसी संबंधों को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। पहला है, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल निर्णय लेता है और राजा उस पर सहमति देता है। राजा स्वयं मंत्रिमंडल का भाग नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। और छठी विशेषता है मंत्रिमंडल की बैठकों की गोपनीयता। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यवाही को गोपनीय रखा जाता है, जिससे मंत्रिमंडल के आंतरिक मतभेद जनता, संसद व राजा को मालूम नहीं हो पाते और मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में कार्य करने में समर्थ होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियाँ, उसकी स्थिति, महत्व और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताओं को देखा। अब हम कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे छोटे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उसी में से बनने हैं और आपने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना तो उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे ब्रिटेन में कैबिनेट की तानाशाही के कोई दो कारण लिखिए। तो पहला है द्विदलीय व्यवस्था तथा कठोर दलीय अनुशासन, दूसरा प्रदत्त व्यवस्थापन। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो जिस राजनीतिक दल का कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत होता है, राजा उसके स्वीकृत नेता को, मतलब सम्राट, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? सिद्धांत में मंत्रिमंडल पर संसद का नियंत्रण होता है। ब्रिटिश राजपद के संबंध में दीवानी सूची से आप क्या समझते हैं? तो राजा एवं राज परिवार के निजी खर्च के लिए संसद द्वारा देय वार्षिक अनुदान को दीवानी सूची कहा जाता है। प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम या प्रधान से अधिक है, यह कथन किसका है? ये रैमजे मेयोर का है। सर विलियम हारकोर्ट ने प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में क्या कहा है? प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा बताया है सर विलियम हारकोर्ट ने। और प्रधानमंत्री तो सूर्य के समान है जिसके चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर जेनिंग्स का है। इंग्लैंड का वित्त विभाग किसके पास होता है? चांसलर ऑफ दी एक्सचेकर के पास। क्राउन राष्ट्र के वैधानिक मानव का मुख्य प्रस्तर है। टिप्पणी लिखिए। क्राउन या राजमुकुट के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं, उसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदि क्षेत्र में पर्याप्त अधिकार हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को कानूनी मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? तो 1937 के राजमुकुट या ताज के मंत्री अधिनियम के द्वारा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश राजा के तीन प्रमुख कार्य, स्थायी कार्य अधिकार कौन से हैं? राजा के, सम्राट के। तो सलाह देने का अधिकार, प्रोत्साहन देने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। ब्रिटेन को मुकुटधारी गणराज्य क्यों कहा जाता है? यद्यपि ब्रिटेन में आनुवंशिक राजपद मौजूद है, किंतु वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है, इसलिए कहा जाता है। ब्रिटेन में धार्मिक दृष्टि से राजपद का उपयोग व औचित्य को प्रकट कीजिए। तो ब्रिटेन में धार्मिक दृष्टि से राजपद का औचित्य है, राजा धर्म का संरक्षक है। दूसरा, राजा एंग्लिकन चर्च तथा प्रेस्बिटेरियन चर्च का प्रधान है।
राजा मर गया, राजा चिरंजीवी हो, इस कथन का क्या भावार्थ होता है? उपयुक्त कथन से तात्पर्य है राजा नामक व्यक्ति की मृत्यु होती है किंतु राजा नामक विधि व्यक्ति राजमुकुट अमर रहता है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।